Yes, Right. sir. चलिए, let's move ahead and today we are discussing the back questions from the chapter salary. आप देख सकते हो there are a lot of questions that they have given up on salary because आपको पता ही है, मैं already बता भी चुका हूँ that salary से almost every year you get 1 or 2 questions in your paper, right? कभी कभी 2 questions भी आए हुए हैं आपके पेपर में, तो इसीलिए उसी पे हम basically work कर रहे हैं. So I am directly coming to question number 3. No, question number 3 तो नहीं है. Can you tell me the page number from where the salary profit and starts? Yeah. Question number A17, page number 508. 50. Yeah. Question number 17 on page number 508. That's the end of the book, है ना? बुक के बिल्कुल एंड में. आपको बुक के एंड में चैप्टर के हर एक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको केस स्टडीज क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज एज यू नो दैट एवरी ईयर हमारे पास इनकम टैक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं. कभी कभी टैक्स रेट में चेंज आ जाता है, कभी किसी प्रोविजन में चेंज आ जाता है. तो व्हाट दिस बुक गिरीश आहूजा, व्हाई इज़ इट फेमस? इट इज़ फेमस इज़ ओनली फॉर दिस केस स्टडी प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये क्या करता है, आपके पास 10 years के जो क्वेश्चंस हैं ना उनको ये अपडेट करता है, इनके सॉल्यूशंस को ना ये अपडेट करता है. जो बाकी की बुक्स हैं जैसे शिवदास वगैरह और जो आपके एक्चुअल 10 years होते हैं वो अपने सॉल्यूशंस को ना इतना अपडेट नहीं करते हैं एज पर द लेटेस्ट प्रोविजंस. ओके, सो दैट्स वाई ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं थोड़ा सा रिलायबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन. तो बेसिकली बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से ही ऐसा ही रैंडम सा एक क्वेश्चन उठकर आपके पेपर में आ जाता है. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम आएगा, बट ऐसा सा ही रैंडम सा क्वेश्चन आपके पेपर में उठकर आ जाता है. So I am discussing now the questions based on income under head salary, chapter number question number 17. Chaliye, let's start the discussion here. I'm first reading the question as usual. Mr. Rishabh, a resident individual, age 45 years, is a deputy manager with Lifestyle Private Limited, Indore, Madhya Pradesh. His income under the head capital gains is 7,80,000. He is also a recipient of family pension 3,500. He receives the following remuneration for the previous year 21-22. Compute the taxable income for the assessment year 22-23 on the assumption that he does not opt for 115 BAC. मतलब आपको देखो सिंगल कैलकुलेशन करना है that he has not opted for 115 BAC, है ना? Now if he has opted, does not matter. Basic salary is given to you 2 lakh per month, includes increment of 10,000 with effect from 1/1/2021. The earner's allowance 20,000 per month, forming part of all retirement benefits. बोलता है 5,000 हमारा है फिक्स टेलीफोन अलाउंस. उसके बाद में एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड करी है, क्रेटा प्रोवाइड करा है जिसका 1.59 इसका सीसी इंजन है, क्यूबिक कैपेसिटी है. आपको बताया इसका ओरिजिनल कॉस्ट 13,000 है. पेट्रोल के खर्चे 17,000 पर मंथ हैं. शॉफर इज़ 8,000 per month and the normal wear and tear is 35,000 per overall. Car is provided for to Rishabh for official as well as personal use. Maintenance expenses including chauffeur salary are incurred by the employer. अब आप देख लो, मेरे लिए कुछ भी खर्चा हुआ हो, ये जो पर्टिकुलर परक्विजिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इस पर्टिकुलर परक्विजिट में हम पूरा का पूरा अमाउंट जो है, जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो हम हमारे इनकम टैक्स में चार्ज कर लेंगे. सर जो इनकम टैक्स में चार्ज करेंगे वो कितना करेंगे? 1.59 है, इट इज़ लेस देन 1.6, सो इट्स गोइंग टू बी 1,800, राइट. एट द सेम टाइम ड्राइवर का परक्विजिट हो जाएगा 900. कंपनी 8,000 पे कर रही है, लेकिन हम यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट लेने वाले हैं बिकॉज हमने केस में पढ़ा था 1.6 सीसी से क्यूबिक कैपेसिटी से कम के लिए कंपनी ने अगर कोई हमें प्रोवाइड करी है गाड़ी, तो सीधी सीधी बात है हम यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट का परक्विजिट चार्ज करते हैं. सर अगर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला हुआ है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड
फ्रॉम 1st February to 31st January। तो अगर आप देख सकते हैं मुझे केवल इस पीरियड के लिए प्रोवाइड किया गया है, मतलब आप देख सकते हो 12 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, लेकिन मेरे फाइनेंशियल ईयर में, मेरे असेसमेंट ईयर में, मेरे प्रीवियस ईयर में यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा टैक्स का वो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, रेंट बीइंग 36,000 पर मंथ, पॉपुलेशन इज 25.5 लाख। देख लीजिए पॉपुलेशन इररेलेवेंट है क्योंकि घर जो है वो रेंट पे है। ओके अगर ये घर कंपनी का होता तो मेरे लिए पॉपुलेशन रेलिवेंट हो जाता। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए डेटा दे रखा है। ड्यूरिंग टेबल डाइनिंग टेबल एक प्रोवाइड करी है, सॉरी रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करा है, जिसमें आपको बताया हायर चार्जेस 34,000 पे कर रहा है, और रेफ्रिजरेटर ओन्ड है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 है, रिटन डाउन वैल्यू 45,000 है, डजेंट मैटर। रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड टू ऋषभ विद इफेक्ट फ्रॉम 1st August 2021। मिस्टर ऋषभ मूव्स टू हिज हाउस इन ऑन 1st February 22, इसीलिए वहाँ पर उन्हें अनफर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं थी। रिफ्रेशमेंट्स आपको प्रोवाइड किया 12,400 जो एम्प्लॉयर ने पे करा। सर्वेंट अलाउंस 5,000 फॉर 10 मंथ्स। सर्वेंट फैसिलिटी 5,000 पर मंथ वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 to 2022, मतलब 2 महीने के लिए मुझे सर्वेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी गई, राइट। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर हॉस्टल एक्सपेंडिचर मिल रहा है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, that is 9,000 each received during the year for 3 children। मतलब मुझे 9,000 मिला है for 3 children। I repeat myself, 9,000 मिला है पर मंथ, है ना, for during the year, sorry I'm so sorry, 9,000 पूरे साल के लिए मिला है for 3 children, मतलब हर एक के लिए मुझे 9,000 रुपये मिला है, ठीक है। अलाउड कितना है सर, एग्जेम्प्टेड कितना है, 300 पर मंथ। देख लो यहाँ पे एग्जेम्पशन मैटर करेगा बिकॉज ही हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc गिवन इन द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मुझे ट्यूशन फी बता रखा है 10,000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो ट्यूशन फी आप देख सकते हो देयर इज़ नो अरेंजमेंट बिटवीन स्कूल एंड एम्प्लॉयर कंपनी। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ट्यूशन फी पे कराया उसने 10,000 इंटू 3, है ना, और 10,000 पर मंथ पे किया है ना, पर मंथ पे किया है उसने। यहाँ पर अब यहाँ पे आपके पास एक परक्यूजिट था, अगर आपको याद होगा, एजुकेशन का, फ्री एजुकेशन, है ना, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली अब आप यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे। ही मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। डोनेशन टू क्लीन गंगा फंड। क्लीन गंगा फंड इज़ वन ऑफ अ डिडक्शन दैट हैज़ 80G का डिडक्शन, 80G, एंड यहाँ पे हमें 100% डिडक्शन मिलता है। हमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा। सर सब्सक्रिप्शन टू NSC करा है 1,20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे एक लोन लिया था तो उसका भी हमें यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। ओके सो ये आप देखोगे क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हमारा कंबाइंड है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत बाकी के हेड से भी 1-2 क्वेश्चन इन्होंने ऐड अप करके पूछे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कन्फ्यूजन आएगा कि सर देखो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में मुझे बता रखा था कैपिटल हेड, कैपिटल गेन का एक इनकम दे रखा है 7,80,000, वो भी हम यहाँ पे लेंगे। एक फैमिली पेंशन का अमाउंट दे रखा है वो भी हम यहाँ पे लेंगे। तो अगेन सोल्यूशन में थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो हमारे लिए अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन जब फुल फ्लेजेडली पढ़ लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हाउ राइट नाउ इन द क्लास है। चलिए इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे कंप्यूटेशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज द कॉम्प्यू, हाँ जी सर these deductions ETC and ETG आप अलग से करवाओगे? यस इसके नाम का एक अलग से चैप्टर है, अगर आप देख सकते हो। आई थिंक सो चैप्टर नंबर 7 है या चैप्टर नंबर 8 है, जस्ट अ सेकंड, चैप्टर नंबर 11 इफ यू कैन सी, दैट इज द डिडक्शंस का चैप्टर जो मैं अलग से आपको कराऊंगा, अलग से भी कराऊंगा, ठीक है ना, ऑफ मिस्टर ऋषभ। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मेजर कैलकुलेशन जो आपको कराना चाह रहा हूँ वो केवल सैलरी के लिए कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कंसर्न अभी समझाने का मेजरली सैलरी पर ही होगा। ओके मैं बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ इतना ज़्यादा अभी डिटेल में घुस के डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो प्रोविज़न अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना।
तो जब वो मैं आपको पढ़ा दूंगा तब मेरा इंटरेस्ट रहेगा कि मैं आपको वो बहुत डिटेल में समझाऊँ, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जब मैं मेंशन करूँगा इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट, हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बता रखा है बेसिक सैलरी से मेरा बेसिक सैलरी हो जाएगा, मेरे को एक इंक्रीमेंट मिल रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2010/2021, ओके। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जब मेरे लिए सैलरी कैलकुलेट होगी तो मेरे लिए होगी 2,10,000। मेरे ख्याल से यहाँ पे ईयर जो होना चाहिए 22 होना चाहिए, अच्छा नहीं, प्रीवियस ईयर 1 21 लाख 22, नहीं होगा। 2,20,000, हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 2 लाख इंटू 9 है ना, विद 1/1/21 है ना। सर 1,90,000 नहीं होगा क्या? कहाँ पर? ये इंक्रीमेंट जो है ये तो इसमें बेसिकली यहाँ पर ना एक्चुअली में ये जो डेट है ना 1/1/2021, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन होना चाहिए 1/1/2022, ठीक है ना। दैट वुड हैव मेड मोर सेंस कि मतलब मेरी जो सैलरी है वो विद इफेक्ट बढ़ गई, ओके, दैट वुड हैव मेड अ लिटिल मोर सेंस। सो 2 बट लाख, सर also don't we calculate increment से before 1,90,000 करके and then 2 lakh into वी 2? वोंट बी नीडिंग दैट ना रिद्धि हियर, वाई बिकॉज अगर आप देखोगे मैं इस 21 को अगर 22 कर दूंगा तो मेरे लिए फर्स्ट 9 मंथ्स जो हैं वो 2 लाख रहेगी सैलरी, Okay. और मेरे लिए 10,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, आप देख सकते हो ना मेरे, अच्छा ओके, ये 21 ही रहेगा, आई एम सो सॉरी, ये 21 ही रहेगा। तो ये जो अमाउंट है ना हमारा ये इंक्लूड कर रहा है 2 लाख। तो अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, 1/1/21 में मेरी सैलरी 2 लाख हो गई, और ये मेरी जो सैलरी है ये 31 दिसंबर 21 तक चलेगी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 मेरी सैलरी जो है वो 2,10,000 हो जाएगी, और ये जो है मेरे लिए चलेगी 31 दिसंबर 22 तक। अगर आप देखोगे मेरा जो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर दैट आई एम स्टार्टिंग हियर starts from 1/4/21 to 31/3/22। तो बेटा मेरे लिए एक तो ये अमाउंट मैटर करेगा और एक ये अमाउंट मैटर करेगा, 1,90,000 तो मेरे लिए मैटर नहीं करेगा ना, Okay. राइट। तो ये एक इसमें देखो हिडन पॉइंट है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे और बेसिक सैलरी नहीं मेंशन कर पा रहे होंगे, बेसिक सैलरी में ही बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। 2 लाख into 9 and 2,10,000 into 3, आप देख सकते हो मेरे लिए बेसिक सैलरी आ गई 24,30,000। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है DA, दैट इज़ गोइंग टू बी 20,000 पर मंथ, दैट इज़ गोइंग टू बी 20,000 पर मंथ, 20,000 इंटू 12, दैट्स गोइंग टू बी 2,40,000। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे उसके बाद में मुझे बता रखा है टेलीफोन अलाउंस। इफ़ यू रिमेंबर, टेलीफोन अलाउंस जो है मेरे पास टेलीफोन बिल का अमाउंट अलाउड एग्जेम्प्ट था, परक्यूजिट में एग्जेम्प्ट था, है ना। टेलीफोन का बिल अगर कंपनी पे करती है तो एग्जेम्प्ट था, लेकिन अगर मुझे अलाउंस मिल रहा है वो टैक्सेबल है, ओके। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5,000 इंटू 12 दैट मीन 60,000 विल बी टैक्सेबल हियर, राइट। आई रिपीट हियर कि टेलीफोन अलाउंस क्यों एग्जेम्प्ट नहीं हुआ एंड टेलीफोन बिल हमारा एग्जेम्प्ट होता था। फिर रिमेंबर द परक्यूजिट ऑफ टेलीफोन वाज एग्जेम्प्ट बट द अलाउंस अंडर टेलीफोन इज नॉट एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें बताया है मोटर कार, है ना। तो मोटर कार के केस में अगर आप देखेंगे, मोटर कार के केस में हमारा फिक्स्ड अमाउंट आएगा, दैट वुड बी 1,800 इंटू 12 बिकॉज इट इज़ लेस देन 1.6 cc. So 21,600 and then you have the chauffeur का salary, that is also again fixed 900 into 12. Now whatever the company is paying doesn't matter, है ना, whatever the company is paying does not matter, मेरे लिए मैटर करता है जो फिक्स्ड अमाउंट हमने यहाँ पे फाइनलाइज किया है।
सर अगर आप देखेंगे रिफ़्रेशमेंट जो है वो हमारे लिए यहाँ पर क्या टैक्सेबल होगा, रिफ़्रेशमेंट के केस में फिर रिमेंबर हमारे लिए क्या अमाउंट था, अगर आप देखेंगे रिफ़्रेशमेंट में मैंने टोटल में 12,400 एक्सपेंड किया एंड बेटा 12,400 को अगर मैं उससे 12,400 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 365 से, तो आप देख सकते हो मेरा आंसर आता है 33.97। तो बेटा आप देख सकते हो लेस देन 50 रुपीज़ एक्सपेंड किया है पर, लेस देन 50 रुपीज़ पर मील का खर्चा किया गया है बाय द कंपनी, तो हेंस दिस इज़ गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, राइट। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्यों एग्जेम्प्ट हुआ, सर्वेंट ये हमारा रिफ्रेशमेंट है ना Could इसके, you please go over this again? या Why? रिफ्रेशमेंट अलाउंस जो है सिंस द अमाउंट इज 12,400 प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अप टू एन अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ इज एग्जेम्प्ट, है ना, अप टू एन अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ इज एग्जेम्प्ट। 12,400 को मैंने डिवाइड किया 365 से, तो मेरा आंसर आया कितना, 33.97। इट इज़ लेस देन 50, सो हेंस इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर यही आंसर 53 आ रहा होता तो ये टैक्सेबल होता, ओके। Sir, if it's even let's say decimal 1 decimal above 50, then also we'll tax. राउंड फिगर में देख लेंगे, है ना, अगर राउंड फिगर में 50 बन रहा है, जैसे 50.44 बन रहा है तो 50 ले लेंगे तो एग्जेम्प्ट मान लेंगे, लेकिन हाँ 52 53 बन रहा है तो हम टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो राउंड फिगर्स में नहीं, देख क्योंकि मतलब, यूजुअली डेसिमल में तो करते, फ्रैक्शन में तो हाँ करते थे, जैसे आपने बोला था ना कि हाँ अगर जैसे 50.5 हो तो फिर 51 हो गया काइंड ऑफ, तो या उसको फिर टैक्सेबल करेंगे, यस, एंड इफ इट्स 50.4 और समथिंग देन तो फिर वो 50 हो एग्जाम्पल। जाएगा, है ना, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो मिल रखा है वो है सर्वेंट अलाउंस। नाउ सर्वेंट अलाउंस, इफ़ यू कैन सी हियर, सर्वेंट अलाउंस क्या हमारे लिए एग्जाम्प्ट होता है, नो इट इज़ नॉट एग्जाम्प्ट, ये हमारे लिए पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लिए 5,000 पर मंथ की सैलरी पे करी जा रही है 10 मंथ्स के लिए, सो इट्स गोइंग टू बी 50 मंथ्स। सर बाय 10 मंथ्स, बिकॉज इसे 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक ही प्रोवाइड करी गई है बेटा, उसके बाद में उसे सर्वेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, दैट मीन्स 10,000 विल अगेन बी टैक्सेबल। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हमारे पास आया हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी अगर आप देखेंगे हॉस्टल अलाउंस, तो मेरे को दे रखा है 9,000 पर मंथ, 9,000 पर एनम फॉर 3 चिल्ड्रन, ओके, बट मेरे लिए एग्जाम्प्ट कितना है सर, 300 पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो मैं यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लूँगा, 9,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, दैट इज़ 2076 समवेयर अराउंड, है ना। और यहाँ पर मेरे पास अलाउड एग्जाम्प्ट कितना है, 300 इंटू 12 इंटू 2, तो अगर आप देख सकते हैं मेरे लिए 200 मेरे लिए बेसिकली एग्जाम्प्ट है ना, तो मैं बेसिकली वो माइनस कर लूँगा, 9,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, sorry 9,000 divided by 12 into 3, that's 2250, and 300 into 2 is going to be 600, that comes out to be 19,800. Yeah, that comes out to be 19,800. Okay, I hope कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ट्यूशन फीस इज गिवन टू यू एज 10,000 पर मंथ पर चाइल्ड।
So that's going to be 30,000 into 12. That's 3,60,000. That will be taxable. This is a taxable perquisite. Right? That's a taxable perquisite. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे. देखो सैलरी से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली अपना ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे. राइट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मेरा सैलरी से रिलेटेड सारा कैलकुलेशन हो गया है. 60,000, 21,600, 10,800, 50,000, 10,000, 19,800 and 3,60,000. That's going to be 3,32 lakh. I'll just recalculate it. 24, 30, 240, 60, 21,600. तो यार रह गया ना एक रेंट फ्री अकोमोडेशन, मेरे ख्याल से रह गया, मेरे ख्याल से. यस भाई सोचो कुछ ना कुछ तो रह गया यहाँ पे. रेंट फ्री अकोमोडेशन हमारा एक टॉपिक यहाँ पे रह गया. RFA, जिसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा देंगे. ओके फिर हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे. ओके यहाँ पे एक बार जल्दी से वर्किंग नोट बना देते हैं. RFA का कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे ओके RFA के लिए हमें क्या क्या लेना है जल्दी से बता दीजिए. पहले तो मैं यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना. यहाँ पे तो सबसे पहले मैं सैलरी कैलकुलेट कर लेता हूँ. फिर रिमेंबर RFA के लिए सैलरी क्या था, बेसिक प्लस DA प्लस ऑल द अलाउंसेस. दैट वाज माय बेसिक सैलरी का फॉर्मेट. अगर आप देखेंगे मेरे लिए यहाँ पे सैलरी हो जाएगी 24,30,000. ओ ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे छूट रहा है ऑन 1st February, सॉरी 31st March, राइट. तो इट इज़ गोइंग टू बी ओनली the 9 months and yes, it's going to be only the 9 months and 2,10,000. 2 lakh into 9 plus 2,10,000. हम केवल वही वाला पार्ट लेंगे ना सैलरी का जो हमारे लिए टैक्सेबल है. सर इसके साथ साथ आप यहाँ पे 10 मंथ्स का DA ले लोगे, 9 मंथ्स का DA, हाँ 10 मंथ्स का DA ले लोगे फॉर जनवरी टिल जनवरी, है ना. जनवरी एंड तक है हमारे पास. यस तो 10 मंथ्स का आप यहाँ पे DA ले लोगे. दैट्स गोइंग टू बी 2 लाख, है ना. दैट्स गोइंग टू बी 2 लाख. इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेलीफोन बिल ले लोगे 5,000 इंटू 10, 50,000, राइट. इसके बाद आप सर्वेंट अलाउंस ले लोगे बेटा. सर्वेंट अलाउंस हमारा वही 50,000 हो जाएगा. अब यहाँ पर आप ले लोगे हॉस्टल अलाउंस. हॉस्टल अलाउंस हमारे लिए कितना हो जाएगा, बता सकते हो हॉस्टल अलाउंस कितना हो जाएगा. हॉस्टल अलाउंस में वही हमें डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी. तो अगर आप देखोगे मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना आ रहा था, 9,000 by 12 into 3, 2,250 minus 600. That's going to be 1,650. So it's going to be 1,650 into 10. आप देख सकते हो ये हमारे लिए क्या आ गया सर, ये हो गया हमारे पास सैलरी. इसके अलावा आई होप मैंने कोई अलाउंस वगैरह कुछ छोड़ा नहीं है. इसके अलावा हमारा कुछ छूटा नहीं है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी टोटालिटी में 1,80,000, सॉरी 18 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 2 लाख plus 50,000 plus 50,000 plus 6,000, 16,500. So this comes out to be 23,26,500. Sir, I have. Sorry, 50 कैसा आया? That this is going to be 2250. That is 9,000 divided by 12 into 3 minus 300 into 2, जो exempt amount है. So this is going to be 2250 and this is going to be 600. एंड सर वो जो 50,000 है, एक तो टेलीफोन अलाउंस है और दूसरा किसके लिए है? बेटा एक टेलीफोन अलाउंस है और दूसरा सर्वेंट अलाउंस है. एक टेलीफोन और एक सर्वेंट.
जो Oh, अलाउंसेस हैं बेसिकली हमारे लिए, है ना, हम okay, सारे sure. अलाउंसेस ले लेंगे, फैसिलिटीज़ नहीं लेंगे, केवल अलाउंसेस लेंगे। अब अगर आप Okay, देखेंगे हमें यहाँ पे केवल दो फिगर्स लेनी है, या तो 15% ऑफ सैलरी या फिर रेंट पेड, विच एवर इज लोअर। तो हम यहाँ पे इसका 15% निकालेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 348,975 and 32,000 is the rent paid for 10 months, that comes out to be sorry not हाँ 36,000, I'm so sorry, 36,000 into 10, that comes out to be 3,60,000। तो इस केस में अगर आप देख सकते हो मेरे लिए क्या अमाउंट आ गया, 3,45,000, 3,48,000। तो अनफर्निश्ड हाउस का मेरे लिए वैल्यू हो गया, अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू हो गया 348,975। इसमें बेटा मुझे फर्निशिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी। आप देख सकते हो मुझे दो फर्निशिंग्स प्रोवाइड कर रखी हैं, एक तो डाइनिंग टेबल, राइट, और दूसरा मुझे दे रखा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में मुझे कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट का 10% ले लूँगा मैं, है ना, एंड दैट वुड बी हाउ मच सर, दैट वुड बी 1,20,000 का 10%। एंड बेटा आई हैव यूज दिस रेफ्रिजरेटर ओनली फॉर 6 months, इफ़ यू रिमेंबर हमने इसे केवल 6 महीने यूज़ किया है, अगस्त से फरवरी, है ना, तो मैंने केवल 6 महीने यूज़ किया है इस रेफ्रिजरेटर को। सो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज़ गोइंग टू बी 6,000। सर एट द सेम टाइम आई हैव टेकन अप अ डाइनिंग टेबल जिसका हायर चार्ज दे रखा है, जिसका मुझे रेंट अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 34,000। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दीज फिगर्स एंड आई एम गोइंग टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ RFA, that is going to be my taxable RFA, 34,8,975, 34,000 and 6,000 comes out to be 388,975, 388,975। आई होप ये RFA का कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दे रखा है, यहाँ पे आपको सिटी दे रखी है, दे हैव गिवन यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दे हैव गिवन यू रिटन डाउन वैल्यू, दे हैव गिवन यू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार, जस्ट टू कंफ्यूज यू, नथिंग मोर, है ना, नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द कार। ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, तो दे आर गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, अच्छा प्रोविजन ये था, नॉट दिस, है ना। तो इस टाइप की वो चीज़ें आप लोगों के साथ करेंगे। तो दिस इज़ हाउ द एग्जामिनर्स यूजुअली प्ले विद यू इन द पेपर। आपके प्रोविज़न अगर आपको क्लियरली याद हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। 19,800, 3,60,000 and 388,975. Your answer comes out to be 35,91,175, जिसमें से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 16. That's going to be 50,000 because he's not opted for 115 BAC, right? आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो not opted for 115 BAC, राइट। तो हमने यहाँ पे 50,000 माइनस कर दिया है, तो हमारे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 35,354,1,175। दिस इज़ माई इनकम फ्रॉम सैलरी। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट चीज़ मेरे पास जो आ गया वो आ गया कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस का मुझे एक हेडिंग दे रखा है उन्होंने, कैपिटल गेंस की ऑलरेडी इनकम मुझे दे रखी है 7,80,000, ओके। और एक मुझे यहाँ पे अदर सोर्सेज की एक इनकम दे रखी है, ठीक है, अदर सोर्सेज की एक इनकम दे रखी है जो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओके। नाउ अदर सोर्सेज की इनकम में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में बना रहा हूँ इस अमाउंट को, राइट। अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो मुझे दे रखी है फैमिली पेंशन, ओके। नाउ फैमिली पेंशन के बारे में हमें एक चीज़ बता रखी है, सर व्हाट इज़ द अमाउंट, सर बोला है 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन, ठीक है, इनमें से विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट, ओके, लोअर इज एग्जेम्प्ट।
तो अगर आप देख लोगे मेरा एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेंशन कितना रिसीव्ड है सर, इट इज़ 3500 पर मंथ, राइट. So this is 3500 into 12, that gives me 42,000. अगर आप देख सकते हो मेरे लिए एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा नंबर 1 15,000, नंबर 2 सर 42,000 का 1/3, दैट इज़ 14,000. तो आप देख सकते हो इस केस में मेरे लिए 14,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, राइट. टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 42,000 माइनस 14,000, दैट्स गोइंग टू बी 28,000. तो ये मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट हो गया. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल रूल है. अभी जब हम अदर सोर्सेज का हेड पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है. इस ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 या चैप्टर 6A माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगी मेरी टोटल इनकम, जो हमारे इस केस में हो जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है. तो मैं अभी के लिए डिडक्शंस आप लोगों के लिए वर्किंग नोट में करते रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 3 में, है ना. तो मैं यहाँ पे पहले GTI कैलकुलेट कर देता हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी 35,41,175 प्लस 7,80,000 प्लस 28,000. So this is going to be 43,49,175. अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहा हूँ, दैट इज़ डिडक्शंस. ओके, वर्किंग नोट नंबर 3. अगर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके पेपर में लास्ट ईयर एग्जाम्स में इट केम अप फॉर 15 मार्क्स. दिस वाज अ फुल फ्लेजेड अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6A. चलिए, अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पे डिडक्शन के केस में पहला डिडक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 80C. इफ यू रिमेंबर बेटा, डोनेशन टू क्लीन गंगा फंड मैंने बताया था 80G में आएगा. 80C में आपके पास आया एक इक्विटी लिंक्ड वाला ऑप्शन, है ना. इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स, दैट्स 50,000. एंड नेक्स्ट आपके पास आया NSC, है ना, 8, दैट इज़ 1,20,000. बट अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो इसका टोटल 170 है, बट आप लोगों के लिए जो एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा वो एग्रीगेट टू अ मैक्सिमम ऑफ 150 ही अलाउड है ना. 80C में. 80G में जो ये डिडक्शन है क्लीन गंगा फंड, इसमें हमें 100% डिडक्शन मिलता है. तो हमने यहाँ पे 25,000 दिया है, तो 25,000 ही पूरा हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सर इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मेरे पास सेक्शन है, ठीक है. इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मेरे पास सेक्शन है जिसमें हमारे पास सेक्शन 80EEB न्यू प्रोविज़न है, नथिंग मच टू डू. 1,45,000 विल बी द अमाउंट अलाउड. तो मेरे पास में यहाँ पे टोटल डिडक्शन आ जाएगा कितना, 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 1,45,000, दैट इज़ गोइंग टू बी 3,20,000, जिसे मैं मेरे टोटल इनकम में से माइनस कर दूंगा. देख लीजिए 3,20,000 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा. 43, 49, 1,175 9,175 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 40,29,175. ना इफ़ यू रिमेंबर बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल इनकम जो है उसको नियरेस्ट ₹10 में मुझे राउंड ऑफ करना होता है. तो माई आंसर इज़ गोइंग टू बी 40,29,180. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट मार्क्स बिकॉज उन्होंने यहाँ पर ही आंसर छोड़ दिया था, ठीक है ना. ये आंसर नहीं लिखा था. एग्जामिनर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए थे केवल ये राउंड ऑफ ना करने की वजह से. ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए थे इनकम में से.
जल्दी से बता दीजिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर देयर इज सो मच, इतना सारा आई है नो, इसमें। बहुत कुछ है आई नो इस क्वेश्चन में, राइट। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ना, इन्होंने थोड़े बहुत प्रोविजंस, बेसिकली देखो डिडक्शंस वाला जो चैप्टर है उनसे सेपरेटली कोई क्वेश्चन नहीं आता। ओके, सो यहाँ पर ये जो हेड्स वाले हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से ये ज्वाइन कर करके हमें क्वेश्चंस में देते हैं, ठीक है। बट सर ये तो कैपिटल गेन्स वाला था, ये तो एकदम मतलब कैपिटल समझ में गेन्स वाला नहीं। देखो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा ना, आपको तो केवल हेड अमाउंट दे रखा है, ठीक बट है सर ना। करना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ, ऐड नहीं करना ये तो है। इनकम दे रखा है ना आपको, इनकम तो ऑब्वियसली आप ऐड करोगे बेटा, बट इनकम दे रखा है अंडर ना। व्हाट सेक्शन ये सब भी तो लिखना होगा। अभी जब हम कैपिटल गेन्स करेंगे, लाइक कैपिटल गेन्स में क्योंकि आपको सेक्शन एक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम्स। इवन पेंशन वाला जो है वो भी आपको, अदर सोर्सेज वाला जो पेंशन अमाउंट है वो भी आपको कभी सेक्शन मेंशन नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। बस आपको जो सेक्शन याद करना है, एक ये मैंने आपको सेक्शन 16 लर्न कराया है, आप देख सकते हो, एक मैंने आपको सेक्शन 80 ऑलरेडी बताया ही रखा है। और जब मैं आपको अभी डिडक्शन वाला डिटेल में चैप्टर कराऊंगा तो ये सेक्शंस आपको अपने आप लर्न होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कुछ सेक्शंस, सम सेक्शंस, जैसे कि 80C आपको पता होना चाहिए, 80G ये आपको पता होना चाहिए, लर्न करवाऊँगा मैं उस टाइम पे। तो सम देयर विल बी सम सेक्शंस जिसके बारे में मैं आपको सेक्शन नंबर बताऊँगा। अब जैसे ये वाला जो सेक्शन है 80, ये 80 EEB, राइट। अब ये वाला जो सेक्शन है मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलता कि आप लर्न करो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिडक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए डिडक्शन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि 80E भी बहुत डिटेल अंदर अंदर जाकर सेक्शन है, तो अगर आप इस अंदर अंदर के सेक्शन को जाके इतना ध्यान से वर्क करोगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ, मतलब इट विल बी अ लॉट ऑफ सेक्शंस टू लर्न, है ना, विच इज़ नॉट ऑफ दैट यूज़, है ना। इसके लिए आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स ना मिलेंगे ना कटेंगे। अगर आपका आंसर सही है, एग्जामिनर को 80E भी ना इतना इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आपको 80C 80G पता है तो 80 आपको यहाँ पे नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा स्मार्ट वर्क लेके चलो। आप यहाँ पे मेंशन करो दैट आई दिस इज अंडर सेक्शन 80, राइट, दैट्स व्हाट यू शुड राइट। यू डोंट रिमेंबर द सेक्शन आगे का, वो अंडर सेक्शन 80, दैट्स इट, अंडर सेक्शन 80 एक बड़ा सेक्शन है। तो जिसका नंबर याद नहीं है उसमें गलत लिखने की बजाय आपने सही लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंप्लीट चीज़ लिखना आपके लिए आंसर में सफिशिएंट है। और एग्ज़ाम में इसके लिए ना नंबर भी नहीं कटते। द गुड थिंग इज़ आपके लिए नंबर नहीं कटेंगे, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन द एग्जामिनर इज़ मोर इंटरेस्टेड इन दिस फिगर, द एग्जामिनर इज़ मोर इंटरेस्टेड इन दिस फिगर, ये वाला 40 29 180, द एग्जामिनर इज मोर इंटरेस्टेड इन दिस 320, दिस फिगर, दिस फिगर, दिस फिगर एंड दिस फिगर, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन दीज फिगर्स। क्योंकि आपका जब आंसर शीट चेक होगा तो वो उल्टा चेक होगा। एग्जामिनर यहाँ पे चेक करेगा, दिस आंसर मैच करा, ही इज गोइंग टू गिव यू टिक, एंड ही इज नॉट गोइंग टू चेक ऊपर में क्या लिखा, बस वो ऊपर में ऊपर ऊपर से एक बार नज़र मारेगा, दैट्स इट। अच्छा आपने वर्किंग नोट बना रखा है, गुड, वो आपको नंबर दे देगा। सर आपने कभी चेकिंग की है? नहीं, मैंने चेकिंग नहीं करी है, बट हाँ आई हैव सीन पीपल चेकिंग इन फ्रंट ऑफ मी इनकम टैक्स के पेपर्स, सो दिस इज हाउ दे चेक। प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली आई टेल यू, डी ओ पे जो स्पेसिफिकली चेकिंग होती है, बिकॉज द टीचर्स डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो आपका इतना डिटेल्ड आंसर पढ़े, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफिकली। तो बेसिकली देखो, आपको मैं अगर सच्चाई में बताऊँ, आपका 55 मार्क्स का पेपर होता है, आपके लिए 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, दिस इज़ अ 11 मार्क क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अगर 11 में से 11 लाने हैं तो आपको केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने ये जो कॉम्प्यूटेशन टेबल बनाई है, इस कॉम्प्यूटेशन टेबल का जो फाइनल आंसर है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। और आपके वर्किंग नोट्स जो है ना वो थोड़े क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे हॉच पॉच नहीं मचा हुआ, ठीक है ना। ठीक है सर। तो आपको फुल मार्क्स 11 में से 11 मिल सकते हैं, इवन इफ अगर आपने केवल रैंडम सेक्शंस मेंशन करे हैं। रैंडम सेक्शन से मेरा कहने का मतलब है ये वाला, जैसे सेक्शन 16, सेक्शन 80 है ना, यहाँ पे 80 चैप्टर 6 से, ठीक है। ये चीज़ें रैंडम चीज़ें मेंशन करी है जो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आ भी जाएगी। दिस इज़ नथिंग कि
आपको क्वेश्चन करते करते नहीं आएगा, है ना। अगर आप देख बट सकते हो, दिस इज़ अ क्वेश्चन। नहीं है, हाँ, वो तो याद कर लेंगे। इशू है कि इतनी सारी कैलकुलेशन में इट्स काइंड ऑफ इनएविटेबल कि मतलब वो अमाउंट ठीक ठाक आ जाए। आई नो वो इतना अमाउंट नहीं पहुंचेगा बेसिकली, इसीलिए एग्जामिनर उल्टा चेक करता है ना बेटा। देखो एग्जामिनर उल्टा इसीलिए चेक करता है बिकॉज ही सीज कि ही इज़ 80%, ही इज़ 90% श्योर कि आपका फाइनल बैलेंस जो है, टोटल इनकम जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, जब आपका वो टोटल इनकम पे क्रॉस लगाएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएगा। अब आप फिर उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाके इंडिविजुअल आइटम देखेगा। सी हर एक टीचर का ना चेक करने का एक अप्रोच होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी टीचर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द 90% टीचर्स हु आर गोइंग टू चेक। ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, सो आई शुड नॉट कमेंट ऑन इट, है ना। सो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कैसी दिखानी है ऑन एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे आपको नंबर भी मिल जाए और टीचर को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। पहला, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे इनकम बता रहा हूँ, ठीक है सर, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिटी में दिखा रहा हूँ दैट ही इज़ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc। ठीक है सर, नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेडिंग में दिखा रहा हूँ दैट आई हैव कैलकुलेटेड इनकम अंडर हेड सैलरी। सर सैलरी मैंने कोई चीज़ ऊपर नीचे कर दी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। सर मैंने सर्वेंट फैसिलिटी ना टॉप पे लिख दिया बेसिक सैलरी के से पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ पे आइटम्स, वो यहाँ पे ना वो देखेगा, ये देखो, ये वो यहाँ पे आइटम्स पड़ेगा ही नहीं आपके पर्टिकुलर्स वाले। वो यहाँ पे केवल फिगर्स चेक करेगा, वो यहाँ पे केवल फिगर्स चेक करेगा और उसकी मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो फिगर्स डिफरेंट होगा वो उस पर बस क्रॉस लगाता जाएगा। तो सर बेसिकली फिगर्स ठीक यस, देखनी है। फिगर्स आपकी ठीक होनी चाहिए और करेक्टेड होनी चाहिए वो बेसिकली। और यहाँ पर ना क्लीन काम होना चाहिए। देखो 90% केसेस में अगर आपको याद हो, हम जब यहाँ पे टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते बनाते ना बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो जाता है। सो इफ़ योर प्रेजेंटेशन इज़ क्लीन, योर टेबल इज़ क्लीन, ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं कर रखी है, हॉच पॉच नहीं बना रखी है ना, तो हैंस इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर, आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक रहेगा। बट सर जैसे बेसिक सैलरी है यहाँ पे, हम्म। और ये जैसे आपने बोला बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 2 लाख के अलावा 1,90,000 ले लिया, हाँ वो थोड़ा मिस कर दिया, फिर तो वो सैलरी भी गलत ही हो जाएगा बेटा, इवन दो उसका आधा उसका अमाउंट आपने ठीक किया है। देखो उसका, अब देखो मेरा अगर ये अमाउंट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे 24, मैं 2430 की जगह यहाँ पे लिख देता आंसर 24 लाख। व्हेन द एग्जामिनर इज चेकिंग, उसने केवल यहाँ क्रॉस लगाया, ठीक है, लेकिन जब वो बाकी फिगर्स चेक कर रहा है तो बाकी फिगर्स में उसने टिक लगा दिया। ठीक है ना, तो वो बाकी फिगर्स की प्लेसमेंट के लिए तो आपको नंबर देगा ना, बिकॉज आपका देखो ये अमाउंट गलत आएगा, देखो ये अमाउंट गलत आएगा ना, हम्म। ठीक है, ये अमाउंट गलत आएगा लेकिन आपका ये अमाउंट और ये अमाउंट तो करेक्ट होगा ना। अच्छा। आपका ओके। ये अमाउंट, चलो ये अमाउंट गलत होगा, चलो ये सैलरी बेस्ड है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक सीएफएस जैसे यस, करते जैसे थे। आप CFS में करते थे, जैसे आप बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, जैसे आप अपना वो करते थे। अब आपका कैपिटल अकाउंट में एक पर्टिकुलर एंट्री गलत हो गई, हम्म। ठीक है ना, तो उसके लिए ये थोड़ी ना होता था पूरा कैपिटल अकाउंट, अगर आपका बैलेंस शीट ही गलत आता था तो इसका ये मतलब होता थोड़ी ना होता था कि टीचर आपका पूरा कैपिटल अकाउंट ही काट देगा। हम्म। वो इंडिविजुअल एंट्री देखता था ना, लेकिन टीचर जो है सबसे पहले क्या चेक करता था, बैलेंस शीट ही चेक करता था। अगर आपका बैलेंस शीट ही करेक्ट है तो वो पूरा कैपिटल अकाउंट के आपके लिए चेक करता था, नहीं करता था। हम्म। वो पूरा कैपिटल अकाउंट टिक मार के आगे बढ़ जाता था। अच्छा बैलेंस शीट मैच्ड है, बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है उसके मार्किंग स्कीम के हिसाब से, वो पूरा टिक मार देगा। ही बट इज सर हम वो भी तो करते थे कि बैलेंस शीट मैच करने के लिए तुक्का लगा के आई और नो, वो लेकिन आई नो तुक्का लगाते थे, लेकिन वो तुक्का भी तो मैच करना चाहिए ना। अब फॉर एग्जाम्पल 90% केसेस में जो फ्लूक बच्चे तुक्का लगाते थे, सस्पेंस डाल देते थे, ठीक है ना, हम्म। लेकिन उस केस में जो टोटल है वो करेक्ट होता था कि नहीं होता था। वो ज़रूरी थोड़ी ना वो टोटल जो वो बैलेंस शीट है वो करेक्ट हम्म। है ना। 80% बच्चों का तो उन केसेस में भी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करता था ना। यस सर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है, वो इंडिविजुअल आइटम्स पे तभी जाएगा जब उसका टोटल उसका करेक्ट मिलेगा। ठीक है ठीक सर। है ना, अगर उसको टोटल करेक्ट नहीं, उसको अगर टोटल करेक्ट मिल गया तो वो आपकी बाकी छोटी छोटी डिटेल्स पे नहीं जाने वाला, एंड ही इज़ ओके नॉट गोइंग सर। टू बी बॉदर्ड। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स आप मेंशन कर रहे हो ना, ये केवल उस चीज़ के लिए मेंशन कर रहे हो कि अगर आपका आंसर ये करेक्ट नहीं हुआ, फाइनल आंसर, हम्म।
ओके ठीक है ना। और वो यहाँ पे मेंशन ओके देखेगा कि तुम्हारा आंसर, ऑल्दो यहाँ पे यह आंसर तुम्हारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये आंसर आ रहा है 40,28,225, लेकिन एग्जामिनर जो है वो ये चेक करेगा कि तुमने राउंडेड, और तुमने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है ऐसे करके 230, तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस होगा। ऑल्दो दिस आंसर इज इनकरेक्ट, बट तुमने राउंड ऑफ किया है ना, तो तुम्हें स्टिल वो थोड़ा एडिशनल बेनिफिट दे देगा ऑफ हाफ मार्क और 1 मार्क। ठीक है समझ आया। तो ये छोटे छोटे या ट्रिक्स होते हैं इनकम टैक्स में स्कोरिंग बेटर। दीज आर स्मॉल ट्रिक्स, स्टूडेंट्स नेवर गेट टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक्स, बिकॉज क्या होता है ना, थ्योरी में इनकम टैक्स में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज टू द पॉइंट वहाँ पर एग्जामिनर आपसे सेक्शन नंबर एक्सपेक्ट करेगा। राइट तो जब आप थ्योरी आंसर्स लिखते हो तब वो आपसे एग्जैक्ट सेक्शन नंबर एक्सपेक्ट करेगा। जैसे मैं आपको अभी एक टॉपिक कराऊंगा थ्योरी क्वेश्चन में, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसके अंदर 32 आइटम्स हैं। ओके उसके अंदर 32 आइटम्स हैं, और 32 आइटम्स के समवेयर अराउंड 45 सेक्शंस हैं। तो आपसे वो एग्जामिनर, जब आप वो क्वेश्चन लिख रहे हो ना, जब वो आंसर कर रहे हो, है ना, तो वो आपसे सेक्शन नंबर एक्सपेक्ट करेगा आंसर में, क्योंकि वो थ्योरी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है तुमने प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब तुमने थ्योरी रटी है। थ्योरी रटी है तो तुम्हें सेक्शन नंबर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा आपको एग्जेम्प्ट कर देगा सेक्शन से, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स आपने सही करे हैं, और न्यूमेरिकल्स सही होने के चांसेस थोड़े, आई नो इनकम टैक्स में थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोविजंस ही नहीं पता। लेकिन अगर मुझे प्रोविजंस पता है तो बेटा करेक्ट होने वाला है ही ना। देयर इज नो बडी हु सर कैन। हाँ हाँ ये सीई एजुकेशन अलाउंस है हाँ और सारे एग्जाम्स हाँ आते हैं हाँ तो हाँ अब जो दो तीन याद हो गए तो हॉस्टल वाला ये हाँ। याद ही नहीं कि कितना एग्जामिनेशन होता है क्योंकि इसका ज़्यादा एग्जाम में हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस में था ही नहीं ना ये। दैट वाज वन तो ऑफ द सर वो कंसर्न ना, कि हॉस्टल अलाउंस जो था वो था ही नहीं हमारे में। मतलब हमारे जो क्वेश्चंस हमने अभी तक करे थे ना, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस में था ही नहीं। ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि देखो, देर आर से समवेयर अराउंड, अगर मैं देखूँ सैलरी से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 27 तक जा रहा है। 27 तक जा रहा है, गेस यस, टिल 27, है ना। तो अगर आप देखोगे कि इतने सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने, कि आप मतलब इसमें वही नहीं कर पाओगे। 27 नहीं, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही हैं। अरे ये क्या हुआ मेरे में, तो मेरी बुक में तो क्वेश्चंस ही डिफरेंट हो गए यार। 521 के बाद आई गॉट इमीडिएटली 27 क्वेश्चन के बाद आई एम सीइंग इन द बुक इज क्वेश्चन नंबर 40। क्या आपके में भी ऐसा ही है कोई? सर नहीं मैंने क्वेश्चन नंबर 28 29 है क्या? 28 हाँ 29 अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे करा हुआ है क्या? इस क्वेश्चन नंबर 42 के बाद सीधा 31 और 30 आ गया। सर वो आप आगे हाँ पेज नंबर 525 ये आगे तो नहीं है। हाँ, 525 पे है मेरा 31st क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। आई सर कांट। 520 ओ माय गॉड, इन्होंने तो बहुत ही गंदी तरीके से डाल रखा है इसमें। 39 43, oh my god, this entire set in my book is very badly managed. चलो कोई बात नहीं, we'll handle it, not a problem. सर ऑल्सो मोस्ट कॉलेजेस में 30th हाथ से ऑनलाइन जाएगा क्या तो चीज़? इज इट 30th? पॉसिबल कॉलेज हाँ हाँ